पुतिन के उत्तर कोरिया के दौरे से पहले रूस ने किया है मिसाइल टेस्ट। न्यूक्लियर एक्सरसाइज के बाद मिसाइल टेस्ट किया गया है। रूस की तैयारियों को लेकर पूरी दुनिया में महाविध्वंस की आशंका है। यह देखिए, एटमी एक्सरसाइज के बाद मिसाइल टेस्ट को अंजाम दिया गया है। उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। नॉर्थ कोरिया के दौरे से ठीक पहले यह मिसाइल टेस्ट अंजाम दिया गया। और आइए जानते हैं कि रूस ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया है उस मिसाइल की क्या खासियत है, क्या खूबियां हैं। तो रूस का मिसाइल टेस्ट यूक्रेन पर नई आफत। जी हां, बक M1 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका नेचर समझिए। नई मिसाइल हवा से विमान को भी मारने में सक्षम है, रॉकेट लॉन्चर समेत दूसरे हथियारों को भेदने में सक्षम है। डोनेस्क में यूक्रेनी हमलों को रोकने के लिए इसकी तैनाती की गई है। हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए रूस का ये मिसाइल टेस्ट है। तो साफ पता चलता है कि अपने एयर डिफेंस को और भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश है। और देखिए, अब आपको बीते 5 दिनों में रूस की जंगी तैयारी की 2 बड़ी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर खार्किव पर बड़े हमले से जुड़ी। पहले 21 मई को रूस की न्यूक्लियर ड्रिल की जाती है, जबकि दूसरी तस्वीर कल यानी 26 मई की है, जिसमें रूस ने बक M1 मिसाइल का टेस्ट किया है, जो यूक्रेनी हमले को नाकाम करेगी। लेकिन इन 2 तस्वीरों से रूस की एटमी जंगी तैयारी के सीधे संकेत मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में रूस करेगा क्या, उसको लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। मेजर जनरल SVP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, विदेश मामलों के जानकार, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर SP सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और कर्नल US राठौर भी हमारे साथ बने हुए हैं। ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमें। मनीष, ये जो गठजोड़ बनता हुआ नजर आ रहा है नेटो के खिलाफ, इसका मुख्य एजेंडा फिलहाल क्या नजर आता है? एक तरफ जिनपिंग से दोस्ती परवान चढ़ती हुई नजर आती है, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया और बेलारूस के साथ संबंध मजबूत किए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि कुछ खिचड़ी पक रही है। कोई ना कोई तो बड़ी तैयारी है रशिया की। बिल्कुल, देखिए, कोई ना कोई नहीं बल्कि बड़ी तैयारी है और पूरी तैयारी है। और दरअसल पुतिन वेस्ट वर्सेस रेस्ट के जिस फिलॉसफी में आगे बढ़ रहे हैं, उसके तहत ईरान, नॉर्थ कोरिया और बेलारूस, 3 उनके सिपहसालार कह लीजिए, जनरल कह लीजिए, वो उस प्रभावी भूमिका में हैं। लुकाशेंको की ईमानदारी और उसकी वफादारी तो पुतिन ने देख ही ली पिछले 2 साल में। उसके बाद ईरान किस तरह से कारगर रहा है, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन सप्लाई करने को लेकर हो या फिर प्रॉक्सी के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाने की हो। अब बारी है कि किम जोंग उन से कैसे फायदा उठाया जाए, जिसके लिए अगले कुछ दिनों के भीतर पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंचने ही वाले हैं। आप देखिए, 7 मई को पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति पद का संभाला। 18 दिन बीते हैं, अभी तक वो ऑलरेडी 3 देश घूम चुके हैं, चीन, बेलारूस और आज उज्बेकिस्तान में हैं। और अगले 2-3 दिन के अंदर वो नॉर्थ कोरिया में आएंगे। तो आप समझिए पुतिन इस बार कितने अग्रेसिव मोड में चल रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि किम के इस गठजोड़ में आने का इंपैक्ट क्या पड़ेगा। SVP सर, यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि क्या ये सिर्फ नाटो तक लिमिटेड है? क्योंकि किम की रूस के साथ इस तरह की एंट्री का मतलब है कि किम के जो नॉर्थ कोरिया के आसपास के देश हैं, उनके लिए भी खतरा, उनके लिए भी कोई मैसेजिंग। तो क्या ये मैसेज सिर्फ नाटो के लिए है या फिर साउथ कोरिया, जापान और दूसरे देशों के लिए भी बहुत डायरेक्ट और क्लियर मैसेज होगा? देखें, ये चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है जो कि यूक्रेन रूस वॉर ने आगे बढ़ाया और इजराइल और हमास लड़ाई ने और शामिल किया है। इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हो गया है कि हर एक देश अपने नई सिचुएशन को अपनाते हुए सिचुएशन को अपने फेवर पे रखना चाहता है। रिसेंटली पुतिन चीन में गया है, उनकी स्पेशल रिलेशनशिप सॉलिडिफाई हो गई है। अमेरिका उससे डर रहा है। अमेरिका 2 फ्रंट पे लड़ाई नहीं लड़ सकता रूस और चीन के साथ, इसलिए बाइडेन ने एक नम्रता दिखाई है टुवर्ड्स चाइना। साथ ही में पुतिन ने चीन को एक साइड में करके नॉर्थ कोरिया के साथ एक तरह की पार्टनरशिप और रिलेशंस डेवलप की है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया चीन से थोड़ा सा दूर हुआ इस समय और उसको अपनाते हुए पुतिन अभी उधर आ रहे हैं। और ये जो एक्सिस बना हुआ है इस समय, पुतिन एक लीडरशिप रोल लेना चाहते हैं जो कि शी जिनपिंग से वो इस समय कोई सिचुएशन में नहीं है कि वो लीडरशिप रोल ले ले। क्यों? चाइना का इकोनॉमिक पावर, उसका मिलिट्री पावर
10 गुना ज़्यादा है, उसकी पॉपुलेशन भी 10 गुना ज़्यादा है रूस से। तो इस समय पुतिन अपनी जो स्पेस है, देखो उसका मुद्दा क्या है। बिल्कुल, और कुल मिलाकर अगर देखें आप, व्लादिमीर पुतिन की जो अप्रोच है वो बहुत अग्रेसिव नजर आ रही है इस बार। एक और अहम खबर है, एटमी वॉर की आशंका के बीच पुतिन जाएंगे नॉर्थ कोरिया, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे को लेकर अमेरिका तक टेंशन में है। नॉर्थ कोरिया दौरे के एजेंडे को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं पुतिन, किसी को कुछ पता नहीं है। पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे की तारीखों का ऐलान भी अभी नहीं किया गया है। तो पुतिन के जल्द होने वाले उत्तर कोरिया दौरे को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। आइए देखते हैं कि पुतिन का उत्तर कोरिया दौरे के पीछे प्लान क्या हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है। तो पुतिन किम गठजोड़ महाविध्वंस की क्या ये बड़ी तैयारी है। यूक्रेन जंग के बीच उत्तर कोरिया का दौरा अहम है। नाटो को घेरने के लिए पुतिन का ये नया प्लान है और 9 महीने के बाद पुतिन और किम जोंग की मुलाकात होगी। जी हां, पिछले साल सितंबर में आपको याद होगा किम जोंग ने रूस का दौरा किया था। 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया का दौरा करेंगे व्लादिमीर पुतिन। उत्तर कोरिया के साथ हथियारों को लेकर नई डील भी संभव है। उत्तर कोरिया से रूस को गोपनीय तरीके से हथियारों की सप्लाई हो रही है। उत्तर कोरिया को सैटेलाइट तकनीक में रूस की ओर से मदद मिल रही है। यूक्रेन जंग में प्रतिबंधों की वजह से रूस के पास हथियारों की कमी की बात भी सामने आ रही है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, किस तरह से आप इस गठजोड़ को देखते हैं? क्या वाकई ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की तैयारी है? अगर हम जिस चौकड़ी का जिक्र करते हैं जिसमें रूस है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, बेलारूस और भी कुछ और मुल्कों को जोड़ा जाए, तो ये जो गठजोड़ पुतिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितना मजबूत नजर आता है? देखिए समीर, इसको आप जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखिए। 3 कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है। एक मिडिल ईस्ट है जहां ईरान उलझा हुआ है। ईरान इनका रोग स्टेट है, अलायंस है जो वेस्टर्न पावर के साथ के अगेंस्ट में इनके साथ में खड़ा हुआ है, जो पोलराइजेशन हो रहा है। दूसरा जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन है, खासकर जो साउथ चाइना सी है उसमें, और वहाँ पर नॉर्थ कोरिया आता है। और जो तीसरा जोन है वो आप मैं कहूँगा नॉर्थ ईस्ट एशिया है, जिसमें आप यूक्रेन रशिया को जानिए। तो पहला जो डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है कि जो CTO है, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बेलारूस और जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स हैं वो उनके साथ में है, उसमें वो जोड़ना चाह रहे हैं नॉर्थ कोरिया, क्योंकि चाइना का जो बिहेवियर है वो बहुत अनसर्टेन है। वो अमेरिका को लेके भी अनसर्टेन है, ट्रेड को लेके भी, और 1970 में देख चुका है रशिया कि चाइना कैसे बिहेव करता है। तो वो ज़्यादा इंक्लाइन करना चाहता है नॉर्थ कोरिया पे आज के दिन, क्योंकि ईरान भी एक ट्रस्टेड अलाई है, लेकिन ईरान अभी मिडिल ईस्ट में उलझा हुआ है। तो मान के चलिए कि जो नॉर्थ ईस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा और जो साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो दो जो ताकत साथ में आएगी, जिसमें बेलारूस और CTSO के साथ साथ नॉर्थ कोरिया खड़ा होगा। तो निश्चित रूप से जो वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी दबदबा बढ़ाना चाह रहा है, उसमें रशिया और नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर एक्सपेंशन और मिलिट्री आर्म्स बिल्डअप के माध्यम से एक काउंटर ऑफेंसिव क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी इस गठजोड़ में रूस और नॉर्थ कोरिया का रोल बहुत अहम होने वाला है। और जिन बातों का आपने जिक्र किया प्रोफेसर संजय भारद्वाज, उसी से जुड़ी हमारी अगली बड़ी खबर है। नाटो की तर्ज पर गठबंधन बनाने की तैयारी है पुतिन की। रूस, चीन, उत्तर कोरिया का सैन्य गठबंधन, बेलारूस, ईरान भी इस गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। रवि, चलिए और अब आपको बताते हैं कि पुतिन गठजोड़ कैसे काम करेगा और इस गठजोड़ का मकसद क्या होगा। नाटो में 30 देश हैं, दूसरी तरफ पुतिन के गठजोड़ में रूस के साथ 5 देश शामिल हो सकते हैं, जिसमें रूस, चीन, उत्तर कोरिया, बेलारूस और ईरान प्रमुख रूप से शामिल है। अब यह समझिए कि गठजोड़ कैसे नाटो को चुनौती का देने का प्लान बनाएगा। 5 देशों की सैन्य टुकड़ियों से बनेगी संयुक्त सेना और संयुक्त सेना को घातक हथियार दिए जाएंगे। नाटो से बड़ा बजट मुहैया करवाया जाएगा। 5 देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी ज्यादा मजबूत होगी और दुनिया को बहुध्रुवीय बनाने की यह पहल होगी। तो सवाल यही है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं सिर्फ स्ट्रैटेजिकल पार्टनरशिप नहीं दिख रही है, ये कई फ्रंट्स की पार्टनरशिप दिख रही है। राठौर सर, क्या यह माना जाए
कि नेटो और दूसरे पश्चिमी देशों को सिर्फ सैन्य तरीके से घेरने की तैयारी नहीं, इसमें यह भी जिक्र हो रहा है कि बड़ी व्यापारिक साझेदारियां होंगी और इसमें बड़े फंड मुहैया कराए जाएंगे जो नेटो से भी बड़ा होगा। देखिए, यहाँ पर जो नेटो का एक्सपेंशन है, आप देखिए यूक्रेन वॉर के बीच में ही 2 कंट्रीज़ को नेटो की मेंबरशिप मिल गई। तो जो नेटो का एक्सपेंशन है टुवर्ड्स रशिया, ये रोकना पुतिन के लिए हमेशा ये कंसर्न रहा है। और ये युद्ध के बीच में जो ये आप गठजोड़ की बात कर रहे हैं, इसके अंदर में 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि आज रूस वो पावर नहीं रही जो होती थी, आज वो चीन की सेकेंडरी पावर बन गई है। तो अगर वो नॉर्थ कोरिया को घसीटना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया चीन की रजामंदी के बगैर नहीं आएगा। अभी नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी को भी समझने की ज़रूरत है। नॉर्थ कोरिया इज़ द फार्देस्ट। नॉर्थ कोरिया ये सब चीज़ चीन के लिए ताइवान की तरफ इफेक्ट कर सकता है, लेकिन यूक्रेन में नहीं कर सकता। एक यहाँ दूर की कौड़ी मैं आपके सामने डालना चाहूँगा यहाँ पर रवि, वो ये है कि बात चल रही है कि नेटो में फ्रांस और बाकी देशों के सैनिक उतारे जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो रेडी मेड फोर्सेस जो मिल सकती हैं वो नॉर्थ कोरिया से मिल सकती हैं। कहीं इसकी बात तो नहीं चल रही है। रही बात, रूस ने पहले भी कोशिश की थी, CSTO बनाया था 2002 में। 6 देश हैं रूस के साथ, बेलारूस के अलावा बाकी 5 को हम उतना एक्टिव नहीं देखते हैं रूस के साथ, सिर्फ बेलारूस उसके साथ खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चीज आ रही है, ईरान यस, बेलारूस यस, नॉर्थ कोरिया आता है मोस्ट वेलकम, लेकिन चीन की रजामंदी चीन को लेकर अभी भी आप बता रहे हैं कि कई सारे सवाल हैं। और देखिए, पुतिन किम जोंग से की मुलाकात में कई फैसले संभव हैं। देखिए, किम जोंग को मिसाइल तकनीक दे सकता है रूस, और कहीं ना कहीं इस रीजन में किम की ताकत रूस के साथ आने से बढ़ेगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे से दोनों देशों को कैसे फायदा होगा, दोनों देश एक दूसरे को क्या देने वाले हैं, ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पुतिन किम दोस्ती, अपना अपना फायदा दरअसल यहां पर नजर आ रहा है। रूस को क्या मिलेगा? 122 mm 152 mm आर्टिलरी। नॉर्थ कोरिया को क्या मिलेगा? लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक, टेक्नोलॉजी उसे हासिल हो जाएगी। युद्धक टैंक BMP लैंड माइन, युद्धक टैंक BMP लैंड माइंस, ये रूस को हासिल होंगे। वहीं नॉर्थ कोरिया की अगर बात की जाए तो सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए स्टील, लग्जरी कार और गाड़ियां हासिल होंगी। तो दोनों का अपना अपना फायदा है। रूस की बात करते हैं तो आर्मर्ड व्हीकल, बुलेट प्रूफ जैकेट, ये सब मिल सकता है रूस को। उत्तर कोरिया की बात करें, अनाज, फर्टिलाइजर और कपड़े, जो उसकी एक मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा, ये चीजें मिल सकती हैं। जी हां, अब आपको बताते हैं कि रूस का चीन, बेलारूस और उत्तर कोरिया के साथ गठजोड़ बनाने से दुनिया में खतरा कैसे बढ़ जाएगा और इसे विश्व युद्ध की आहट के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। उत्तर कोरिया के साथ हथियारों की डील हो रही है। पश्चिमी देशों से चारों देशों की दुश्मनी है, यानी सीधे सीधे 2 धड़े बनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। वर्चस्व की जंग में शक्ति संतुलन को खतरा निश्चित तौर पर पैदा होता दिखता है। रवि, बिल्कुल, देखिए, अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने से और भी तनाव बढ़ सकता है। चीन रूस की साझेदारी से अमेरिका परेशान हो सकता है और अमेरिका हो सकता है कि नई दूसरी रणनीतियों पर काम करना शुरू करे। बेलारूस में पहले से एटमी हथियारों की तैनाती हो गई है, तो यह अपने आप में एक मौजूद आशंका भी है और खतरा भी है। समीर, बिल्कुल, और एयर कमोडोर SP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, ये नया गठजोड़, ये नया गठबंधन क्या गुल खिलाता हुआ नजर आ रहा है? दुनिया को मल्टीपोलर बनाने की ये जो रूस की कोशिश है, इसके पीछे की असल मंशा दरअसल है क्या, और इससे हासिल क्या होगा? सर, ये अभी शायद बड़ा ज़रूरी हो गया है। रशिया में 5वीं बार आने के बाद पुतिन जो है ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि रशिया अपने दम पर अकेला इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में अपने आप को अकेला रख के नहीं लड़ सकता। तो जैसे अभी अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है सबसे बड़ा, कि उसने इतने सैंक्शन लगा के यूक्रेन की वॉर में धकेल के रशिया को चाइना के साथ जोड़ दिया, तो उसके इकोनॉमिक पावर से जोड़ दिया है। और अब जो है रशिया रियलाइज़ कर रहा है, पुतिन रियलाइज़ कर रहे हैं, जैसे भी अगर दूसरे पैनल ने बताया कि नया जो एरिना ऑफ कॉन्टेस्ट होगा, जो नई जगह युद्ध होंगे वो इंडो पैसिफिक में होंगे। वो सारा वर्ल्ड का 90% ट्रेड वहाँ से निकलता है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है और उसमें रशिया की पहुँच नहीं है। उसमें USA को काउंटर करने के लिए और वेस्टर्न पावर को काउंटर करने के लिए उसको एक पिवट चाहिए,
और वो पिवट जो है ये नॉर्थ कोरिया प्रोवाइड कर सकता है। और ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, आप आने वाले समय में देखेंगे कि ये इसके लिए इस पे काम होगा और रशिया में जो उनके प्रेसिडेंट जा रहे हैं इस बात पर ज़रूर बातचीत होगी। और चाइना के लिए भी ये फ़ायदा है कि इसमें अगर रशिया की एंट्री हो जाती है उस एरिया में तो चाइना अलग थलग नहीं पड़ेगा। नहीं, उस समय चाइना पूरे इंडो पैसिफिक में वेस्टर्न पास के अगेंस्ट और क्वाड के अगेंस्ट अकेला खड़ा है, तो उसको एक सपोर्ट है। तो इसी से वो नेक्सस बनेगा जिसे आप मल्टीपोलर वर्ल्ड कह रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे से पहले दक्षिण कोरिया का दावा भी सामने आया है। बड़ी संख्या में रूसी डिफेंस एक्सपर्ट उत्तर कोरिया पहुंचे। ये दक्षिण कोरिया का दावा है उत्तर कोरिया को जासूसी सैटेलाइट बनाने में मदद कर रहा है रूस, ये दक्षिण कोरिया ने दावा किया है। और देखिए, पिछले साल किम जोंग के रूस दौरे के बाद से दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी और खासकर जासूसी सैटेलाइट तकनीक में रूस की मदद को लेकर चर्चा हो रही। अमेरिका पहले ही नॉर्थ कोरिया के जासूसी सैटेलाइट को खतरा बता चुका है। दक्षिण कोरिया के नए दावे में क्या कहा गया है, आइए जल्दी से यह भी आपके सामने रख देते हैं। रूसी एक्सपर्ट टीम उत्तर कोरिया में है। उत्तर कोरिया कई टेस्ट कर चुका है। पिछले साल दिसंबर में पहला टेस्ट किया गया, अब तक एक भी टेस्ट कामयाब नहीं हो पाया है। दूसरे देशों की सैन्य निगरानी करना चाहता है। जासूसी सैटेलाइट से दक्षिण कोरिया को खतरा है, यह बताया गया है। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरियाई सीमा पर निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी है। ये तमाम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। 2 जून को दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका की बैठक होनी है उत्तर कोरिया के जासूसी सैटेलाइट पर। इसमें चर्चा संभव है, मुमकिन है। इसमें मनीष क्या हो सकता है, क्या आप हमारे दर्शकों को नई डिटेल देना चाहेंगे? देखिए, आपको वैगनर आर्मी याद होगी जो पुतिन की प्राइवेट आर्मी कही जाती थी। आपने देखा था कि कैसे उसका इस्तेमाल पहले अफ्रीका में, फिर यूक्रेन में, बाखमुत में, मारियोपोल की लड़ाई में किया गया। किम जोंग उन भी पुतिन के लिए ठीक उसी तरह की वैगनर आर्मी का एक्सटेंशन वर्जन है, ताकि आप उनका इस्तेमाल कर सकें। देखिए, अगर युद्ध 2020 का मैच होता तो आप कहते कि अमेरिका और पश्चिमी देश एक बार के लिए 20 साबित हो सकते थे, लेकिन ये लंबा चलने वाला है। 2.5 साल से युद्ध चल रहा है। ये 5 डे का जो टेस्ट मैच का फॉर्मेट है उस तरह का है। ऐसे में आपको हर तरह के बल्लेबाज और गेंदबाज की जरूरत होती है। किम जोंग उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं कि पुतिन ने इशारा दिया दक्षिण कोरिया पे थोड़ा दबाव दे दो, जापान पे थोड़ा दबाव दे दो, अमेरिका प्रेशर में आ जाएगा। अमेरिका को घेरने के लिए आप देखिए पुतिन ने कितनी चालाकी के साथ ईरान का, उत्तर कोरिया का, इन सब का इस्तेमाल। यानी आप कह रहे हैं कि दूसरे फ्रंट पर अमेरिका को उलझाने के एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में किम काम आ सकते हैं। ये एक डिप्लोमेटिक नजरिया पुतिन का है। रूस ने नाटो देश पोलैंड को बहुत बड़ी धमकी दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यह धमकी दी है, यूक्रेन में रूस को निशाना बना गया तो विश्व युद्ध तय है, यह कहा है मेदवेदेव ने। और पोलैंड ये बात अच्छी तरह से समझ ले, अमेरिका ने पोलैंड से हमला किया तो विश्व युद्ध तय है। और देखिए, जो अगली बड़ी खबर है वो ये कि रूस के हमलों के बीच यूक्रेन की मदद को लेकर एक अहम डेवलपमेंट हुआ है। जर्मनी दौरे में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का यूक्रेन की मदद पर बयान। फ्रांस, जर्मनी यूक्रेन को ज्यादा मदद पर विचार करेंगे, यह कह दिया है मैक्रों ने। यूक्रेन को हथियार और ट्रेनिंग देने पर विचार करेंगे। मैक्रों का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण। और इन सब बयानों के बीच देखिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। भारद्वाज सर, एक सवाल अब यहां पर यह उठता है, देखिए बैकग्राउंड में यूक्रेन वॉर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सब के पीछे कहीं नाटो को कंट्रोल करने की मंशा, अमेरिका को दूसरे वॉर फ्रंट पर इंगेज करने की बात की जा रही है। अगर प्लस माइनस के तौर पर देखें तो रूस को अभी तक के गेन्स के रूप में इन सारे एफर्ट्स में क्या देखते हैं आप, और क्या नुकसान होता भी नजर आ रहा है? जो असल बात थी, जो अभी चर्चा हो रही थी कि नाटो का एक्सपेंशन क्या रुका, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, 2-3 बातें, मुझे थोड़ा समय दीजिए। 2-3 बातें साफ है कि रूस ने निश्चित रूप से वर्ल्ड को पोलराइज तो कर दिया। जो रोग स्टेट्स हैं जिसमें नॉर्थ कोरिया, ईरान, चीन और रशिया, ये सब एक लाइन में आ गए हैं, इसके साथ खड़े हो गए। पहली बात, जो लड़ाई शुरू हुई थी कि बैलेंस ऑफ पावर की बात है या बैलेंस ऑफ थ्रेट की बात है, तो बैलेंस ऑफ थ्रेट तो हो गया कि रशिया यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने दिया। और ये बात यूरोप जानता है कि जिस दिन यूक्रेन पे विक्ट्री हो गया रशिया का, तो थ्रेट आ जाएगा यूरोप तक।
लेकिन एक बात मान के चलिए कि ये जो चारों देश जिनका मैं नाम लिया है, ये इनका कॉमन एनिमी है वेस्ट और अमेरिका, और इन चारों में अलग अलग खूबियां हैं। पहली बात कि मिलिट्रीली रशिया अमेरिका को बैलेंस करता है, इकोनॉमिकली चाइना अमेरिका को बैलेंस करता है, और एक रॉकेट मैन और रॉकेट कंट्री है, मिसाइल कंट्री है, और दूसरा न्यूक्लियर एक्सपेंशन की बात कर रहा है जिसकी ईरान और नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूं। इन्हीं बात को देखते हुए अमेरिका ने साउथ कोरिया को अपना जो डिफेंस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है उसको खोलने का एक तरीके से इंडिकेट कर दिया, और उन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ाना और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ना। तो निश्चित रूप से एक नया मोर्चा क्रिएट हो रहा है जो ईस्ट एशिया में, कि नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से बैलेंस कर दिया जाए, रशिया को यूरोप से बैलेंस कर दिया जाए, ईरान को मिडिल ईस्ट इजराइल से बैलेंस कर दिया जाए, और चाइना जो इकोनॉमिक पावर है उसको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी क्वाड के माध्यम से। ठीक बात है, लेकिन राठौड़ साहब, ये जो चीन से इस कदर नजदीकियां बढ़ रही हैं रशिया की, रशिया भारत का मित्र देश, चीन से हमारे संबंध कैसे हैं इस वक्त हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये हमारे लिए भी चिंता का सबब है क्या? लास्ट सवाल। देखिए, चीन के साथ जो रूस की मित्रता बढ़ रही है और वो हमारे लिए वाकई चिंता का विषय है, लेकिन यहाँ पर एक बात है, ओवर द ईयर्स अगर आप देखें भारत रूस की मैत्री अब बिजनेस लाइक हो गई है। रूस भी बुरा नहीं मानता है, हम अमेरिका की तरफ टिल्ट कर रहे हैं, रूस सिर्फ अगर कुछ हम उनसे लेना चाहते हैं तो वो दे देता है। तो अभी एक ऐसा सिचुएशन फ्लक्स में है कि इंडिया अपने आप को पाता है अमेरिका की तरफ जाते हुए। यानी आप मान रहे हैं कि ये दौर प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी का है जिसको भारत भी एक्सेप्ट कर रहा है और रूस भी इसको वैलिडेट कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय हमारे पास इतना ही था।